स्टूडेंट इकोसिस्टम का वीडियो टॉपिक चल रहा था। इकोसिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आज जो है। टॉपिक का नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल। प्लांट न्यूट्रिएंट लेते हैं एयर से या सॉइल से। प्लांट के पास जितने भी न्यूट्रिएंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या तो एयर से लिए या मिट्टी से लिए। और एनिमल के पास जितने भी न्यूट्रिएंट हो प्लांट से लिए। एनिमल प्लांट को खाते हैं, एनिमल फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं। तो एनवायरमेंट से न्यूट्रिएंट जाते हैं प्लांट के पास, प्लांट से जाते हैं एनिमल के पास। और प्लांट एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो सारे न्यूट्रिएंट वापस एटमोस्फेयर में आ जाते हैं, जो एयर में आ जाते हैं या सॉइल में आ जाते हैं। इस साइक्लिक मूवमेंट को बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। न्यूट्रिएंट या एलिमेंट प्लांट के पास जाएंगे, एनिमल के पास जाएंगे और डेथ के बाद वापस एनवायरमेंट में आ जाएंगे। इस साइकिल को क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब अर्थ, केमिकल। केमिकल कभी जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, कभी जाएगा अर्थ के पास। इस साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। It is the cycling movement. It is the cyclic movement of nutrients. It is the cyclic movement of nutrients between living organism and environment. जो न्यूट्रिएंट है साइक्लिक मूवमेंट, कभी तो जाएंगे एनवायरमेंट में, कभी जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये पूरी साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। ये जो साइकिल है दो टाइप की होती है। दिस साइकिल इज ऑफ टू टाइप्स। या तो बोलेंगे गैसियस साइकिल या बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल दो टाइप की होती है, गैसियस और सेडिमेंट्री। गैसियस साइकिल का एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल। नाइट्रोजन और कार्बन को प्लांट गैस से लेता है। गैसेस यू बोलो, नाइट्रोजन कार्बन एयर में गैस की फॉर्म में मिलते हैं। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म मिलती है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलती है। तो गैसेस फॉर्म में मिलती है, इस साइकिल को गैसीय साइकिल बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल। फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल एटमोस्फियर में नहीं होते, जो है मिट्टी में मिलते हैं। फॉस्फोरस और सल्फर मिट्टी में मिलते हैं, इसलिए फॉस्फोर ये साइकिल है। फॉस्फोरस साइकिल को सल्फर साइकिल क्या बोलेंगे? मिट्टी में मिलते हैं फॉस्फोरस सल्फर, इसलिए सेडिमेंट्री साइकिल है। कार्बन नाइट्रोजन एयर में मिलते हैं, इसलिए गैसीय साइकिल है। और सॉइल के कौन कौन से फैक्टर इन साइकिल को अफेक्ट करते हैं? जो क्या बोले? गैसीय साइकिल जो होती है, सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल का पीएच, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर affect nutrient cycles. सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल का पीएच, सॉइल का मॉइस्चर, ये सब न्यूट्रिएंट साइकिल को अफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल को सॉइल का पीएच भी, टेम्परेचर भी, मॉइस्चर भी सब अफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल किससे अफेक्ट होती है? सॉइल का पीएच से, टेम्परेचर से, मॉइस्चर से। अब हम साइकिल लेते हैं कार्बन साइकिल, फिर लेंगे फॉस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल, कार्बन एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में है। CO2 इन एटमॉस्फेयर। हर साइकिल में ये बताना है
कि वो एलिमेंट हवा से या मिट्टी से प्लांट या एनिमल में कैसे गया और वापस कैसे आया, यही बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में, ये प्लांट ले लेगा फोटोसिंथेसिस से, ये काऊ वगैरह में चला जाएगा, जो फूड चेन में चला जाएगा, और इनका बन जाएगा डेट्रिटस, और डेट्रिटस में आग लगेगी या डीकम्पोजिशन होगी, तो ये वापस एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। प्लांट के पास कार्बन है, प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, दोनों की डेथ होगी तो डेट्रिटस बोलेंगे, प्लांट एनिमल की डेथ होगी, फिर इनकी आग लगेगी या डीकम्पोजिशन होगी, वापस कार्बन आ जाएगा। ये एक्वेटिक फूड चेन है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक फूड चेन में भी चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर भी चली जाएगी फूड चेन में, एयर के अंदर भी रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की फूड चेन, एयर की फूड चेन का भी हिस्सा है और पानी की फूड चेन का भी हिस्सा है। अच्छा, ये मान लो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप है, यहाँ पे व्हीकल चल रहे हैं, ये जलेंगे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, फॉसिल फ्यूल बनते जलते हैं, कोल पेट्रोल, उससे भी CO2 आती है एटमॉस्फेयर में। इवन रेस्पिरेशन से भी CO2 आती है। CO2 एटमॉस्फेयर में कैसे आती है, एटमॉस्फेयर से जाती कैसे है, फोटोसिंथेसिस से। CO2 एटमॉस्फेयर में है, CO2 एटमॉस्फेयर में प्लांट भी लेंगे फोटोसिंथेसिस से, एयर की CO2 को प्लांट भी लेंगे फोटोसिंथेसिस से। एयर में जो CO2 है इसको प्लांट, एयर लैंड के प्लांट भी लेंगे फोटोसिंथेसिस से, पानी के प्लांट भी लेंगे फोटोसिंथेसिस से, फिर रेस्पिरेशन से वापस आ जाएगी। इनकी जलने से भी CO2 आएगी, कोल पेट्रोल जलेगा उससे भी CO2 आएगी। ये पूरी साइकिल CO2 साइकिल है। 3 डाटा है जो CO2 साइकिल में मेन है। तीन डाटा है CO2 साइकिल के, जो ऊपर जो कि कितने % कार्बन होता है बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म में। इन एन ऑर्गेनिज्म 49% कार्बन इज प्रेजेंट। और 49% कार्बन ऑफ ड्राई वेट। बॉडी का ड्राई वेट ले लो पानी निकाल के, उसमें 49% बॉडी का कार्बन मिलेगा। टोटल कार्बन में से आउट ऑफ टोटल कार्बन 71% कार्बन is found in sea water। फोर्टी 49% कार्बन तो कहाँ है, 49% कार्बन हमारी बॉडी में, पानी निकाल दोगे तो इतने पानी निकाल के बॉडी में 49% कार्बन है। टोटल कार्बन का 71% कार्बन सी वाटर में है जो। और 4 10⁻13 kg कार्बन इज फिक्स्ड annually by photosynthesis। साल में कितना कार्बन फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है,
एयर का कितना कार्बन फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है प्लांट के द्वारा? 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 kg, 4 10⁻13 kg इतना कार्बन दुनिया में फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, प्लांट यूज कर लेते हैं, एयर से ले लेते हैं इतना कार्बन प्लांट जो है। और कौन कौन से मेथड है जिससे कार्बन एटमॉस्फेयर में आ रही है? CO2 is released in air, कैसे? वुड बर्निंग, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है उससे भी कार्बन एटमॉस्फेयर में आ रहा है, लकड़ी जल रही है इससे भी कार्बन आ रहा है, लकड़ी जलने से भी कार्बन आता है एयर में, जंगलों में आग लगने से आता है, ज्वालामुखी फटता है उससे भी कार्बन आता है। वोल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी फटता है उससे भी कार्बन आता है। और अभी बताया था मैंने फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल कोल पेट्रोल जलते हैं उससे भी कार्बन आता है। जो रेस्पिरेशन से भी कार्बन आता है। रेस्पिरेशन होगा तो भी कार्बन एटमॉस्फेयर में आएगा, फॉसिल जलेंगे तो भी कार्बन एटमॉस्फेयर में आएगा, डिकम्पोजिशन में भी कार्बन एटमॉस्फेयर में आता है CO2 के रूप में। ये कार्बन साइकिल थी। अब मैं अगली साइकिल पा रहा हूं, फॉस्फोस साइकिल। ये गैसीय साइकिल थी जो, अब आता है फॉस्फोस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एनसीईआरटी से क्या है वो पूरी ड्रा करता हूं मैं। जो रॉक और रॉक के एरोजन से, डिग्रेडेशन से रॉक टूटेगा तो रॉक डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन, सॉइल सॉल्यूशन, इधर देना पड़ेगा भाई। मैं देख लेता हूं इधर वीडियो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो इधर ले लो, जो ऐसा कोई रॉक के अंदर मिनरल है, पहाड़ है उसमें फॉस्फोरस है। रॉक मिनरल का मतलब रॉक में, पहाड़ में फॉस्फोरस या मिनरल है। इसके बाद इसकी होगी वेदरिंग और सॉइल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बताया मैंने? एक पहाड़ है उसमें बारिश हुई, बारिश से पहाड़ में वेदरिंग हुई, वेदरिंग मतलब पहाड़ टूट गया। पहाड़ में रॉक में मिनरल थी, जो पहाड़ टूटा तो फॉस्फोरस मिट्टी में आ गई। इस मिट्टी से फॉस्फोरस कहां गया? रन ऑफ या प्लांट अपटेक कर जाएंगे। फिर एनिमल और डेड मैटर, लिट्रोफॉल, डिकम्पोजिशन। ये फॉस्फोस साइकिल है। फॉस्फोस साइकिल क्या बताओगे?
पहाड़ में फॉस्फोरस थी, बारिश हुई, पहाड़ टूटा और पानी में आ गया फॉस्फोरस, सॉइल सॉल्यूशन, पानी में फॉस्फोरस आ गया। कुछ तो नदी के साथ कहीं बह के चला गया फॉस्फोरस, कुछ को प्लांट ने ले लिया। फॉस्फोरस कहाँ चला गया? मिट्टी से प्लांट में। प्लांट को एनिमल ने खाया तो फॉस्फोरस कहाँ चला गया? एनिमल में। प्लांट और एनिमल की डेथ हुई, डीकम्पोजिशन के बाद फॉस्फोरस दोबारा मिट्टी में आ गया। ये फॉस्फोरस साइकिल हो गई। फॉस्फोरस रॉक से आया मिट्टी में, मिट्टी से प्लांट में, प्लांट से एनिमल में, और दोनों की डेथ हुई, उसके डीकम्पोजिशन से वापस फॉस्फोरस मिट्टी में आ गया। ये कौन साइकिल है? फॉस्फोरस साइकिल है। ठीक है, इस साइकिल कौन सी है? फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है? बोन में, टीथ में। बोन और टीथ में फॉस्फोरस है। सेल मेम्ब्रेन में, बोन में सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फोरस बोन में बहुत ज्यादा है। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, इसलिए फॉस्फोरस है। इन जगह होता है। कुछ एनिमल होते हैं जिनमें सेल होती है, मोलस्का वगैरह, उनकी सेल में भी फॉस्फोरस होता है। कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल में डिफरेंस क्या है? कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल में डिफरेंस, कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में कि कार्बन का एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ होता है। CO2 हम छोड़ते हैं, प्लांट लेता है, तो एनवायरनमेंट के साथ कार्बन का एक्सचेंज है। फॉस्फोरस कभी भी एयर में नहीं छोड़ा जाता, मिट्टी में रहता है, एयर के साथ कोई एक्सचेंज नहीं है। इट इज एक्सचेंज्ड विद एयर। हवा के साथ कार्बन एक्सचेंज होता है, इट इज नॉट एक्सचेंज। कार्बन का एयर के साथ एक्सचेंज होता है, एयर में भी जाता है, प्लांट के पास भी जाता है, एक्सचेंज होता है। फॉस्फोरस साथ एक्सचेंज नहीं होता है। दूसरा, बारिश के साथ कार्बन आ जाएगा नीचे, फॉस्फोरस नहीं आएगा। विद एयर, विद रेन, कार्बन कम डाउन, बट नॉट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मिट्टी में नीचे नहीं आता, कार्बन नीचे आ जाता है जो। तो ये टॉपिक था कार्बन फॉस्फोरस। मिट्टी में जो भी एलिमेंट मिलेगा उसको बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स फाउंड इन सॉइल। जो एलिमेंट मिट्टी में मिलेंगे उनको बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट। और जो ये तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, जो ऑर्गेनिक एलिमेंट मिट्टी में मिलेंगे उसको बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। फूड चेन के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर वो स्टैंडिंग क्रॉप है। ऑर्गेनिक मैटर इन फूड चेन या ट्रॉफिक लेवल में। फूड चेन या ट्रॉफिक लेवल में जितना ऑर्गेनिक मैटर वो स्टैंडिंग क्रॉप है। मिट्टी में जितना एलिमेंट है वो स्टैंडिंग स्टेट है। तो इस तरह से साइकिल पूरी होगी, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम किसी को बोल दो, जंगल को भी बोल दोगे, रेगिस्तान को भी बोल दोगे, ग्रासलैंड को भी बोल दोगे, सबको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम के फंक्शन को, इकोसिस्टम के प्रोडक्ट को इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। प्रोडक्ट, इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस क्या है? इकोसिस्टम के फंक्शन को, इकोसिस्टम के प्रोडक्ट को इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। और इकोसिस्टम के फंक्शन को, इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। प्रोडक्ट, इकोसिस्टम सर्विस क्या है?
और फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। प्रोडक्ट या फंक्शन, इकोसिस्टम के फंक्शन या प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम के प्रोडक्ट या फंक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। और इकोसिस्टम सर्विस ये होती है इन मनी टर्म, पैसे की टर्म में इकोसिस्टम सर्विस इज 33 ट्रिलियन $। इकोसिस्टम से हमारे को कितने पैसे का फायदा होता है? पैसे की टर्म में, पैसे की टर्म में इकोसिस्टम से कितना फायदा होता है हमारे को? 33 ट्रिलियन $। 33 ट्रिलियन $। का फायदा हमारे को करते हैं इकोसिस्टम। इस पैसे में से 50% वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम इन सॉइल फॉर्मेशन। %50 फायदा, 33 ट्रिलियन में मतलब 16.5 ट्रिलियन तो मिट्टी बनाता है इकोसिस्टम। और मिट्टी का बहुत फायदा है। मिट्टी नहीं होगी तो इस दुनिया में कोई चीज पैदा नहीं हो सकती, प्लांट एनिमल पैदा नहीं हो सकते, प्लांट पैदा नहीं हो सकते जो। तो मिट्टी बनाता है इकोसिस्टम, ये इसका 50% वैल्यू है। 10% वैल्यू में रिक्रिएशन भी आता है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी आती है। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। हमारे को इकोसिस्टम से मनोरंजन होता है। लॉयन हमारे को अच्छा लगता है, टाइगर अच्छा लगता है, पीकॉक अच्छा लगता है। तो इकोसिस्टम में प्लांट होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो इकोसिस्टम हमारे को मनोरंजन करते हैं। ये भी पैसे की टर्म में बहुत फायदा है। मनोरंजन करने के लिए हम किसी थिएटर में जाते हैं या जू में जाते हैं, तो वो पैसे की टर्म में। लेकिन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये ज्यादा पैसे की टर्म में। अगर इस दुनिया में इकोसिस्टम ना हो और उसमें ऑर्गेनिज्म ना हो तो डेड बॉडी का ढेर लग जाएगा। और डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी तो नया प्लांट और नया एनिमल नहीं बनेगा। न्यूट्रिएंट प्लांट कहाँ से लेगा जो? तो प्लांट को पैसे, जब इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया फंगस डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसके एलिमेंट मिट्टी में आएंगे, उसको प्लांट ले पाएगा। उन एलिमेंट से ही तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, प्लांट सर्वाइव करेगा जो। और फिर वही एलिमेंट हमारे एनिमल के अंदर आएंगे जो। तो ये है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जो इकोसिस्टम में रहने वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे वो एलिमेंट होते हैं वो प्लांट और एनिमल में जाने लग जाते हैं। इसके अलावा हैबिटेट, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये दोनों फंक्शन पैसे की टर्म में 6% पैसा, मनी की टर्म में 6% फायदा इकोसिस्टम का। हैबिटेट, जानवर रहते हैं। अगर रहने के लिए हम देखो ना, हम किराए के मकान में रहते हैं, कितने महीने कितने पैसे देते हैं जो। तो प्लांट एनिमल जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए वो हैबिटेट है, तो पैसे की टर्म में फायदा तो ही। अगर वो फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो कहाँ रहेंगे वो। तो हैबिटेट की टर्म में फायदा है इकोसिस्टम का, फॉरेस्ट का। क्लाइमेट रेगुलेशन, हवा में अगर CO2 ज़्यादा हो जाए तो गर्मी हो जाएगी। प्लांट CO2 को लेता है और फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है, CO2 को कम कर देता है, तो गर्मी कम कर देता है। क्लाइमेट का मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, तो इकोसिस्टम अफेक्ट करता है। फॉरेस्ट से ही तो जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे गर्मी कम होगी, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे गर्मी कम होगी, क्योंकि एयर की CO2 प्लांट ले जाएगा। जितनी भी गर्मी होगी तो CO2 ले जाएगा प्लांट, और प्लांट CO2 ले जाएगा तो क्या हो जाएगा जो। प्लांट अगर CO2 ले गया तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो CO2 ले जाएगा तो गर्मी कम होगी। बारिश भी लाने में हेल्प करते हैं प्लांट से। तो रेनफॉल, टेम्परेचर, जो क्लाइमेट बोलते हैं, तो क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं एक ये जो है इकोसिस्टम या फॉरेस्ट वगैरह। फॉरेस्ट कोई भी प्लांट एनिमल का फंक्शन इकोसिस्टम का फंक्शन है, तो फॉरेस्ट का फंक्शन हो गई। और फॉरेस्ट के क्या फंक्शन है, इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में क्या फंक्शन है? फ्लड कंट्रोल,
पॉलिनेशन, बाढ़ वगैरह को फॉरेस्ट रोकते हैं, जो बाढ़ आती है उसकी स्पीड को प्लांट कम कर देते हैं। जो पॉलिनेशन, जो फॉरेस्ट में एनिमल होते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं, जो इकोसिस्टम के एनिमल पॉलिनेशन करते हैं। और फ्लड कंट्रोल, पॉलिनेशन, और क्या करते हैं इकोसिस्टम। एस्थेटिक वैल्यू, और कल्चरल वैल्यू, और एथिकल तो हो गई, स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब आध्यात्मिक वैल्यू, भगवान से रिलेटेड वैल्यू जो है। कई चीज़ों की, कई पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं हम, जो कई एनिमल को हम भगवान से रिलेटेड मानते हैं। कोबरा भगवान शिव से रिलेटेड है, और चूहा भगवान गणेश से रिलेटेड है। तो स्पिरिचुअल वैल्यू भी होती है। एस्थेटिक वैल्यू मतलब ब्यूटी, ब्यूटी को एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं। तो ये सारी इकोसिस्टम सर्विस थी, जो इकोसिस्टम के फायदे हैं। बाढ़ रोकना, जगह देना एनिमल को, बारिश करवाना, पोल्यूशन करवाना, ये सारी चीज़ें जो है इकोसिस्टम में रहने वाले प्लांट या एनिमल करते हैं। जो तो ये सारा इसमें आ जाएगा। decomposition, decomposition, जो डेट्रिटस होता है, डेड मैटर होता है, डेट्रिटस में लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, सीड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, स्टेम ब्रांच हो सकती है। डेड मैटर को डेट्रिटस बोलते हैं, चाहे पत्ता है, फूल है, सब कुछ। डेट्रिटस को तोड़ के मोलिक्यूल्स बना दी जाए तो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस, breakdown of detritus in inorganic molecules. डेट्रिटस को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाए, डेट्रिटस को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाए तो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। डिकम्पोजिशन स्टेप, पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। आर्थवॉर्म बड़े डेट्रिटस को, बड़े पत्ते को छोटे पत्ते में तोड़ देता है। जब बड़ा डेट्रिटस छोटे डेट्रिटस में टूट जाए तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज डेट्रिटस इनटू स्मॉलर वन। बड़ा डेट्रिटस छोटे में टूट जाए तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आर्थवॉर्म वगैरह ऐसा करते हैं। आर्थवॉर्म डेट्रीवोर है, ऐसा करता है। दूसरी बात है कैटाबोलिज्म। एक पत्ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो इसको हमने कहा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट में टूट गया, टुकड़ों में टूट गया। फिर बाद में फ्रेगमेंटेशन के बाद में बैक्टीरिया, फंगस, जो छोटा टुकड़ा बना है इसको मोलिकुलर लेवल पे तोड़ेंगे, इसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेट, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन स्मॉल डेट्रिटस at molecular level.
इसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। जब बड़ा डेट्रिटस, बड़ा टुकड़ा लीफ फ्लोवर का छोटे टुकड़ा में टूटे तो बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट में बन गया जो। फिर वो मोलिकुलर लेवल पर टूटेगा, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन, कैटाबोलिज्म जो है। और जब फ्रेगमेंटेशन कैटाबोलिज्म होगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड नीचे जाएगा मिट्टी के अंदर। जब मूवमेंट ऑफ लिक्विड टुवर्ड लोअर साइड ऑफ सॉइल, तो लिक्विड बना हुआ नीचे जाएगा, इसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड लीचिंग। ये क्या क्या होगा, क्या क्या बोलोगे, क्या क्या बोलोगे? पहले तो बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूटेगा, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। बड़े, ये मेरे पास एक पत्ता है, इसका डिकम्पोजिशन करना है, पहले तो छोटे छोटे पत्ते में टूटेगा, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फिर ये मोलिकुलर लेवल पर टूटेगा, बोलेंगे कैटाबोलिज्म। इससे लिक्विड बनेगा, वो मिट्टी में जाने लग जाएगा, इसको बोलेंगे लीचिंग। और तीनों स्टेप एक साथ चलते हैं, ये नहीं होता कि फ्रेगमेंटेशन पहले चलता है, कैटाबोलिज्म पहले चलता है, तीनों एक साथ चलते हैं। All these three steps, तीनों स्टेप occur simultaneously। तीनों स्टेप एक साथ चलेंगे। तीन स्टेप चलने के बाद क्या होगा, दो स्टेप और आएंगे, तीन स्टेप एक साथ चले, उसके बाद क्या होगा? तीन स्टेप एक साथ चले, इसके बाद क्या होगा? फिर फोर्थ स्टेप है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमस नाम की चीज के बनने को ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस बनना ह्यूमिडिफिकेशन है। ह्यूमस स्लोली डिकम्पोज होता है और डार्क कलर का होता है। ह्यूमस इज डार्क कलर एंड डिकम्पोज स्लोली। ह्यूमस धीरे धीरे टूटेगा, डिकम्पोज स्लोली। ह्यूमस डार्क कलर का है और धीरे धीरे टूटेगा। जो ह्यूमस डार्क कलर का है, धीरे धीरे टूटेगा, तो ह्यूमस बनने को ह्यूमिडिफिकेशन बोलेंगे। और लास्ट में मिनरलाइजेशन। जब डिकम्पोजिशन होगा तो मिनरल या इनऑर्गेनिक एलिमेंट बाहर आएंगे मिट्टी में, इसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं, मिनरल बाहर आना। इन दिस स्टेप minerals come out, minerals या gases come out from dead matter। डेड मैटर में से मिनरल या गैस बाहर आएंगे, इसको मिनरलाइजेशन बोलेंगे। तो 5 स्टेप में डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है। कौन कौन से फैक्टर डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। कौन कौन से फैक्टर डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगे? काइटिन और लिग्निन, स्लो डिकम्पोजिशन। किसी प्लांट के प्रोडक्ट में काइटिन या लिग्निन है डेड मैटर के अंदर, प्लांट एनिमल, अगर प्लांट या एनिमल का जो डेड मैटर है उसमें काइटिन लिग्निन है, डिकम्पोजिशन स्लो होगी। नाइट्रोजन and sugar rich, decomposition fast होगी।
जिस जिस चीज का डिकम्पोजिशन हो रहा है उसमें नाइट्रोजन शुगर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगी, नाइट्रोजन शुगर ज्यादा है डिकम्पोजिशन फास्ट होगी। काइटिन और लिग्निन ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगी। तो यानी किस तरह डिकम्पोजिशन डिपेंड कर रही है, केमिकल कंपोजिशन। डिकम्पोजिशन केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड कर रही है, किस केमिकल का बना हुआ वो डेटिरस। अगर कुछ डेटिरस में फास्ट डिकम्पोजिशन होगी, कुछ में स्लो होगी। मोर टेम्परेचर मोर डिकम्पोजिशन, यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोजिशन। और मोर ह्यूमिडिटी डिकम्पोजिशन फास्ट। ऑक्सीजन presence decomposition fast. Anaerobic condition slow decomposition. ऑक्सीजन नहीं है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, ऑक्सीजन है तो डिकम्पोजिशन है, ह्यूमिडिटी है तो डिकम्पोजिशन है, टेम्परेचर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन है। यानी गर्मियों में डिकम्पोजिशन तेज होगा सर्दियों के बजाय। कोई पत्ता पड़ा हुआ है एक गर्मियों में एक सर्दियों में, गर्मियों में डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। एक पत्ते को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा, एक बगैर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला जल्दी डिकम्पोज होगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा एक एरिया में कम है तो डिकम्पोजिशन ह्यूमिडिटी वाले में डिकम्पोजिशन फास्ट होगी। एक डायग्राम बनाते हैं इसका डिकम्पोजिशन का। ये प्लांट है, प्लांट है, ये लीफ है, ये आफोम है, ये फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये एटोम है। ये सब ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे और बनेगा ऑर्गेनिक रिच सॉइल, प्लांट में चला जाएगा। प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट है, लीफ है या फ्लावर है, उसको आर्थोम भी तोड़ेगा, फंगस भी तोड़ेगी, और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा, मिट्टी को बोलेंगे ऑर्गेनिक रिच सॉइल, और फिर प्लांट उसको ले लेगा। तो ये था डिकम्पोजिशन का टॉपिक। अगला टॉपिक है फूड चेन के ऊपर कुछ टर्म, फूड चेन के ऊपर टर्म। फूड चेन की टर्म बाद में लेंगे। पहले आता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है, एनर्जी पैदा भी नहीं होती, खत्म भी नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, ना तो एनर्जी पैदा होती है, नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, ना ये खत्म होती है। ये चेन होती है, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म इन अनदर फॉर्म। एनर्जी ना पैदा होती ना खत्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। कैसे? धूप जो होती है उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? प्लांट के पास ग्लूकोज में चलेगी, तो लाइट एनर्जी ग्लूकोज की केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। ग्लूकोज से एटीपी बनेगा, उसके अंदर भी एनर्जी है। जब ये रिएक्शन होगी तो हीट के रूप में बाहर आ जाएगी, हीट एनर्जी बनेगी। जो सन से सोलर एनर्जी आई थी, प्लांट के अंदर केमिकल एनर्जी बनेगी ग्लूकोज एटीपी में, और प्लांट एनिमल की डेथ के बाद हीट बन के बाहर आ गई, तो हीट एनर्जी होगी। तो एनर्जी खत्म थोड़ी हुई है, सन वाली खत्म थोड़ी हुई, हीट एनर्जी में केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई।
तो एनर्जी ना पैदा होती है ना खत्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया। एनर्जी का फ्लो इसका मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, याद रखना होगा। केमिकल का साइक्लिक फ्लो होता है, कार्बन नाइट्रोजन ये कभी प्लांट में जाते हैं, कभी एनिमल में जाते हैं, फिर कभी बाहर मिट्टी में आते हैं। तो साइक्लिक फ्लो होता है एलिमेंट का, कार्बन नाइट्रोजन इनका। लेकिन एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। प्लांट से धूप से जाएगा प्लांट में, प्लांट को खाएगा तो एनिमल में, और फिर बाद में हीट बन के वापस चली जाएगी। हीट से वापस सन नहीं लेगा। जो प्लांट की एनर्जी, धूप की एनर्जी प्लांट में गई, सन की एनर्जी प्लांट में, प्लांट से एनिमल में डेथ होकर हीट के रूप में लॉस हो गई, वापस सन में नहीं गई। तो साइक्लिक फ्लो नहीं है। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। और न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिक है। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, प्लांट एनिमल में जाने के बाद न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में आ जाते हैं, फिर प्लांट एनिमल में जाएगा, फिर मिट्टी में आ जाएंगे, हवा में आ जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिक होता है, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। न्यूट्रिएंट फ्लो क्या होता है? साइक्लिक। एनर्जी का फ्लो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिक है। इसको वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ। जो कंटिन्यू है टॉपिक, इकोसिस्टम कंटिन्यू है, इसको यही रोक रहा हूँ।